गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के नए चैप्टर के साथ जो है एनिमल किंगडम्स, हम लोग का जो नया टॉपिक है वो एनिमल किंगडम है। ये क्लास 9th में भी एनिमल किंगडम जो है पढ़ाया जाता है, डाइवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। यहाँ पर क्लास 11th के अकॉर्डिंग जो है इसको पढ़ाया जाएगा एनिमल किंगडम। देखिए, जो अगर एनिमल किंगडम की बात किया जाए, सबसे पहले इसकी कुछ विशेषताएं आती है, इसके जनरल कैरेक्टर आते हैं। जनरल कैरेक्टर की अगर हम लोग बात किया जाए एनिमल किंगडम में, सबसे पहला जनरल कैरेक्टर आता है कि जितने भी इसमें ऑर्गेनिज्म को रखा गया है वो सभी के सभी मल्टीसेलुलर और यूकैरियोट्स नेचर के होते हैं। सभी के सभी जो है वो मल्टीसेलुलर तथा यूकैरियोट्स नेचर के होते हैं। अगर हम न्यूट्रिशन किसकी बात किया जाए, इसके जो पोषण की बात किया जाए, तो इसका जो न्यूट्रिशन होता है ये हेटेरोट्रॉफ नेचर के होते हैं। अर्थात यह जो है ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। यह अपना जो पोषण है वो किसी दूसरे जीव के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अगर इसके अन्य फीचर्स की बात किया जाए, अन्य जनरल कैरेक्टर्स की बात किया जाए, तो सबसे पहले इसके कहीं ना कहीं मतलब किसी न किसी स्टेज में लोकोमोशन जरूर होगा। मतलब इसमें लोकोमोशन निश्चित रूप से पाया जाए। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कोई जो जंतु होता है उसका जो एडल्ट स्टेज होता है, मान लेते हैं एडल्ट स्टेज है, जो एडल्ट स्टेज होता है ये एडल्ट फॉर्म में ये जो है मान लेते किसी स्थान पर चिपके रहते, मतलब कि इनमें गति नहीं होती है, नॉन मोटाइल होते हैं मान लेते हैं। फिर भी इनकी जो है अगर ऐसी है, फिर भी इनका जो है जो लार्वल स्टेज होगा वो लार्वल स्टेज निश्चित रूप से मोटाइल अवस्था में होगा, मतलब उसमें चलनशील अवस्था पाई जाएगी। तो इस तरह से इसमें लोकोमोशन किसी न किसी अवस्था में निश्चित रूप से पाया जाएगा। इसके अलावा और बात करें तो इसमें जो मेनली जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, ये मुख्य रूप से इसमें रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वो सेक्सुअल टाइप की होती है, सेक्सुअल टाइप की होती है। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ जंतुओं में एसेक्सुअल भी हो सकता है। मतलब मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो मुख्य रूप से लैंगिक जनन करता है, लेकिन कुछ जंतु जो है अलैंगिक जनन के द्वारा भी विभाजन करते हैं, जो एनिमल किंगडम के अंतर्गत आते हैं, यानी जो मल्टीसेलुलर है और यूकैरियोट्स है। तो हम लोग को ये पढ़ना है, लेकिन इसके हम लोग पढ़ते हैं इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। अगर हम इसके इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को पढ़ा जाए, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, तो इसका इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अगर पढ़ा जाए तो इसमें बहुत सारे जो है विकासीय लक्षण आते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे जो जंतु है, ऐसा माना जाता है कि जंतु प्रारंभिक दशा में एक अविकसित जंतु था जो धीरे धीरे विकसित होकर के कॉर्डेट मीन्स मनुष्य जो है के रूप में परिवर्तित होता गया। बहुत सारे नए नए इवोल्यूशन के समय लक्षण उत्पन्न हुए। तो कौन कौन से वो लक्षण है जो लक्षण धीरे धीरे परिवर्तित होता गया? प्रारंभ के जंतुओं में कम थे, कम विकसित थे, अविकसित थे, लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे ये समय इवोल्यूशन होता रहा वैसे वैसे जो है जीव में नए नए विकास होते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो आता है वो आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। सबसे पहला आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। देखिए, अगर इसकी बात किया जाए जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि जो है कोशिकीय संगठन, शारीरिक शरीर का कोशिकीय संगठन। देखिए, शरीर के कोशिकीय संगठन की अगर लोग बात किया जाए तो सबसे जो स्मॉलेस्ट या कह सकते सबसे अविकसित जो हम लोगों में जंतु है उसको जो फाइलम रखा गया है वह कोरिफेरा, यानी स्पंज जो होते हैं, स्पंज सबसे कम विकसित जंतु होते हैं, सबसे कम विकसित जंतु होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में अगर पूरी बॉडी की बात करें तो हम लोग की बॉडी 3 स्तरों से मिलकर के बनी होती है। लेकिन प्रारंभिक दशा में क्या था कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 3 जो है स्तरों से नहीं बना था। मीन्स प्रारंभ में जो है जब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो डिप्लोब्लास्टिक फॉर्म स्टार्ट हुआ। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि भ्रूण के 2 स्तरों से जो शरीर का निर्माण है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भ्रूण के 2 स्तरों से बना। अब भ्रूण के 2 स्तर कौन से थे? एक था एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, और एक था एंडोडर्म। तो प्रारंभ में माना जाता है
कि ये जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं इसको जो है, यानी जब प्रारंभ में जंतुओं का विकास होना शुरू हुआ तो डिप्लोब्लास्टिक थे और उनका जो भ्रूणीय परिवर्धन था या शारीरिक संगठन का जो स्तर था वो भ्रूणीय स्तर, दो ही भ्रूणीय स्तर पाए जाते थे, एक एक्टोडर्म और दूसरा एंडोडर्म होता था। लेकिन प्रारंभिक दशा में क्या था कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म से अलग अलग अंग तो बनते थे, लेकिन इसमें जो भेद होता था वो अस्थायी नहीं होता था। जो यानी कि जो यहाँ पर जो है श्रम विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबर है, श्रम विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबर, ये इसमें जो भेद होता है वो अस्थायी नहीं था, मतलब ये एस्टैब्लिश नहीं था, अस्थायी नहीं था। तो इसके कारण क्या हुआ कि इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म विभेद नहीं रह गया, दोनों आपस में परस्पर मिल गए। तो यहाँ पर अलग अलग ऊतकों का निर्माण यानी कोशिकाओं का अलग अलग समूह नहीं बन पाया। जब कोशिकाओं का अलग अलग समूह नहीं बन पाया तो इससे क्या हो गया कि जब ये डिवीजन ऑफ लेबर अस्थायी नहीं रह गया तो इससे जो जंतु बना वो जंतु सेलुलर लेवल का बना, यानी जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का हो गया। अब सेलुलर लेवल का हो गया तो इसी के अंतर्गत आते हैं स्पंज, जिसको लोग फाइलम जो है, फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत रखते हैं, पोरीफेरा। तो इस तरह से स्पंज जो होते हैं उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का होता है। फिर धीरे धीरे थोड़ा और इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स हुआ, इवोल्यूशन के थ्रू जो है इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म ने अलग अलग जो है एपिथेलियल लेयर बनाना शुरू कर दिया। मींस एक्टोडर्म और अगला जो डिप्लोब्लास्टिक ही है, लेकिन अलग अलग जो है स्तर जो है बनाना शुरू कर दिया। एक्टोडर्म ने अलग एपिथेलियल लेयर एंड एंडोडर्म ने अलग एपिथेलियल लेयर बनाया। इस तरह से यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ सेल बन गया, एक ऐसा सेल बन गया जो उत्पत्ति व कार्य की दृष्टि से अलग अलग है, मतलब उत्पत्ति और कार्य की दृष्टि से एक समान कोशिका का समूह, एक दूसरे कोशिका का समूह, तो एक दूसरे से उत्पत्ति व कार्य की दृष्टि से थोड़ा सा भिन्न हो गए, जिसके कारण वहां पर जो है कोशिका जो है धीरे धीरे एक अलग अलग समूह बना करके ऊतक बना ली। मीन्स दूसरा लेवल स्टार्ट हुआ टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल। यानी ये जो डिप्लोब्लास्टिक है उस डिप्लोब्लास्टिक में सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल दोनों आते हैं, दोनों में डिप्लोब्लास्टिक ही होता है, मतलब कि इसका जो भ्रूणीय परिवर्तन होता है उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही पाया जाता है। टिश्यू लेवल की बात किया जाए तो ये जो है जो नाइडेरिया है उन नाइडेरिया में पाया जाता है, फाइलम नाइडेरिया में इसको पाया जाता है। इसको हम लोग फाइलम सिलेंट्रेटा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रहे नाइडेरिया को जो है फाइलम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी तो केवल हम लोग इसके जनरल कैरेक्टर्स को देख रहे हैं। अभी धीरे धीरे इसके एक एक करके एक एक पार्ट्स को पढ़ा जाएगा, एक फाइलम को अलग अलग पढ़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक में दो यानी कि अविकसित जंतुओं की श्रेणी यहां से स्टार्ट हो गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रिप्लोब्लास्टिक बन गए, फिर धीरे धीरे ट्रिप्लोब्लास्टिक की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर भ्रूणीय परिवर्धन में भ्रूण के तीनों स्तरों का जो है यहाँ पर आया निर्माण हुआ, यानी यहाँ एक्टोडर्म भी आ गया, एंडोडर्म भी प्रेजेंट है, एंडोडर्म और मीजोडर्म यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीन स्तरों से यहाँ पर भ्रूण का विकास हुआ, इसको नाम दिया गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब एक प्रश्न आता है कि मीजोडर्म आने से क्या हुआ, क्या फायदा निकला। मीजोडर्म आने से जो है अगर फायदा निकला कि जो बॉडी है वो ऑर्गन लेवल का बन गया, मतलब कह सकते हैं अंगों का विकास धीरे धीरे होना शुरू हुआ। अभी यहाँ पर कोई अंग नहीं बने थे, इन दोनों फाइलम में कोई ऑर्गन नहीं बना, यहां पर ऑर्गन बनना स्टार्ट हुआ, जो ऑर्गन सिस्टम है वो बनना स्टार्ट हुआ। इस तरह से जो ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हो गया तब ये जो जंतु थे ये ऑर्गन लेवल के कहलाए, मतलब इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था वो ऑर्गन लेवल का बन गया। अब ऑर्गन लेवल में कौन कौन से जंतु आते हैं इसकी बात करें तो नाइडेरिया ऑफ स्पंज, फाइलम पोरीफेरा और नाइडेरिया को छोड़ करके प्लैटीहेल्मिन्थीज, निमेटोहेल्मिन्थीज, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकांडर्मेटा एंड कार्डेटा, ये जो फाइलम है ये सारे फाइलम ऑर्गन लेवल के कहलाए। तो जितने भी फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज से लेकर के कार्डेटा तक है या इनके बीच में, वो सभी के सभी फाइलम जो है उनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन लेवल का ही होता है। तो ये पहला जो था इसमें जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी,
मतलब किस प्रकार से उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कि किस प्रकार से वो जो है सेलुलर लेवल हो जाते हैं या टिश्यू लेवल या फिर जो है ऑर्गन लेवल, 3 लेवल तक यहां पर पहुंचते हैं। दूसरी अगर हेडिंग की बात किया जाए, सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री, शारीरिक सममिति की बात करें। शारीरिक सममिति पर सबसे पहले समझते हैं सममिति क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है। सम मतलब होता है समान, बराबर, मिति मतलब होता है बांटना, यानी कि समान रूप में बांट देना ही सममिति है। कोई भी चीज है उसको समान भागों में बांट दिया जाए तो वो सममिति कहलाएगी। यहां पर भी बॉडी, शरीर की जो है अगर 2 भागों में बांटा जाए, 2 समान भागों में बढ़ जाए, इसको सममिति में है वो। लेकिन यहां पर स्टार्टिंग से अगर हम लोग पढ़े तो यहां पर चूंकि सबसे लोएस्ट या सबसे जो अविकसित जंतु की जो फाइलम है वो है फाइलम पोरीफेरा, थोड़ा उससे विकसित है नाइडेरिया, फिर उससे विकसित प्लेटिहेल्मिन्थेस, फिर निमेटोहेल्मिन्थेस, फिर एनेलिडा, फिर मोलस्का, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर इकार्डार्मेटा, फिर कार्डिटा, ये सीक्वेंस आते हैं। तो बॉडी सिमेट्री की अगर हम बात करें तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं कि जिनको अगर किसी भी पोजीशन से काटा जाए, मान लेते हैं जंतु का शरीर कुछ ऐसा हो, एक सपोज करो कि जंतु का शरीर कुछ इस प्रकार से हो, ये, तो अगर हम इसको किसी भी पोजीशन से काट दें, मान लेते हैं यहां से काट दें हम, तो भी ये सेंटर पॉइंट है, किसी भी पोजीशन पर काट रहे हैं तो 2 समान भागों नहीं बट रहा, इधर से काट दो तो भी 2 समान भागों में बट रहा है, इधर से काटो तो भी 2 समान भागों में बट रहा है, इधर से काट दो तो भी 2 समान भागों में नहीं बट रहा है। मीन्स किसी भी पोजीशन में काटने पर 2 समान भागों में ना बटे, इसका मतलब उसमें सममिति पाई नहीं जा रही है, तो उसको हम लोग कहेंगे एसिमेट्रिकल। क्या कहेंगे? एसिमेट्रिकल। मीन्स जो जंतु होंगे वो कैसे होंगे, वो यहां पर इसको तो वो सममिति इसमें नहीं पाई जाती है। और ऐसा कौन सा संघ है जिसमें सममिति नहीं पाई जाती है? तो पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा संघ के जंतु किसी पोजीशन में आप काट देंगे तो वो 2 समान भागों में नहीं बटेगा, तो इसके अंतर्गत आ जाता है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा। फिर आता है थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ। डेवलपमेंट होते होते ये कुछ मशरूम शेप कह सकते हो, या एक स्फेरिकल शेप की संरचना बनी, मशरूम शेप कहिए चाहे स्फेरिकल शेप कहिए। अब इसके सेंटर पॉइंट को माप करके किसी पोजीशन को काटा जाए तो देख रहे कि जितने चाहे जिस पोजीशन में काटा जा रहा है 2 इक्वल पार्ट से बट रहा है, 2 इक्वल हाल्फ में ये डिवाइड हो जा रहा है, 2 समान भागों में बट रहा है। इसका मतलब यहां पर सिमेट्री सममिति है। लेकिन कौन सी सममिति है? तो इस तरह से अगर जहां पर जो है 2 समान भागों से काटने पर किसी भी बीच तल को मानकर किसी भी पोजीशन में काटने पर ये तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा है, यानी 2 समान भाग में डिवाइड हो जा रहा है, उसकी सममिति को हम लोग कहेंगे रेडियल सिमेट्री। उसकी सममिति को कहेंगे रेडियल सिमेट्री। अब ये क्वेश्चन दिमाग में कि रेडियल सिमेट्री किस फाइलम के संघ में जंतु में पाया जाता है, तो यहां पर हम बात करें तो जो संघ है, जो नाइडेरिया संघ है, फाइलम नाइडेरिया है, इस फाइलम नाइडेरिया के जो जंतु होते हैं उनमें यूजुअली जो है प्राय जो है रेडियल सिमेट्री पाया जाता है और ये सममिति पाई जाती है। तीसरा, कभी कभी ऐसे भी जंतु होते हैं कि इस तरह से संरचना हो, ये, तो अगर हम इसको बात करें ये, तो अगर हम इसको इस पोजीशन में काटे तो देख रहे हैं कि समान भागों में नहीं बट रहा है, कहीं पर हो सकता है यहां पर लंबा है, यहां पर छोटा है। लेकिन अगर हम इसको इस पोजीशन में काटे तो देख रहे हैं कि 2 समान भागों में बट रहा है। मीन्स यहां पर क्या है, हम उसको यदि ट्रांसवर्स डिवीजन में सेक्शन काट रहे हैं तो 2 समान भागों में नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर हम उसको इस बाइलेटरल डिवीजन में काट रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काट रहे हैं और वो बाइलेटरल हो जा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काटने पर बाई जो है लेटरल हो जा रहा है, पार्ट 2 लेटरल पार्ट में बट जा रहा है,
तो इस मीन्स इसकी सिमेट्री होगी वो बाइलेटरल सिमेट्री कहलाएगी। तो इसको कहते हैं द्विपार्श्व सममित, बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री की बात आ रही है तो किस संघ के जंतु में बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है, किस संघ के जंतु में बाइलेटरल सिमेट्री होती है? तो बाइलेटरल सिमेट्री जो होता है प्लैटिहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक। मीन्स प्लैटिहेल्मिन्थेस इसके बाद निमेटोहेल्मिन्थेस, फिर एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकार्डोमेटा एंड कॉर्डेटा तक। तो इसके बाद इन दोनों को छोड़ करके, पोरिफेरा और नाइडेरिया को छोड़ करके मैक्सिमम जितने भी फाइलम है उन सभी फाइलम में बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है, यानी द्विपार्श्व सममित यहां पर पाई जाती है। तो ये इसकी जो है बॉडी सिमेट्री है कि किस प्रकार से उसका जो बॉडी सिमेट्री होता है। अगर हम अगले पॉइंट में चले, तीसरा, तो तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं शीर्षीकरण, इसको हिंदी में मुंडीकरण भी कह सकते हैं। शीर्षीकरण को मुंडीकरण भी कहा जा सकता है। तो सिफेलाइजेशन की प्रक्रिया की हम लोग बात करें, सिफेलाइजेशन क्या होता है? सिफेलाइजेशन में शीर्ष का बनना। जब ऑर्गन लेवल का डेवलपमेंट हुआ, मीन्स ये कहां से स्टार्ट होता है? ये ऑर्गन लेवल से स्टार्ट होता है। मतलब उन संघ के जंतुओं से स्टार्ट होता है जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का होता है। और ऑर्गन लेवल के जो जंतु है वो पहले बता चुके, इन दोनों को छोड़ करके और जो फाइलम है वो ऑर्गन लेवल में आते हैं। अब ऑर्गन लेवल के सिफेलाइजेशन की बात करें, शीर्षीकरण मतलब होता है क्या है? तो सबसे पहले समझ में आया कि ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन यानी अंग का निर्माण हो रहा है। अंग का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब यहां पर जो है उसके एक अग्रभाग पर, शरीर के अग्र छोर पर अगर हम बात करें तो अग्र छोर पर एक संवेदी अंग का विकास हुआ। शरीर के अग्र छोर पर एंटीरियर जो पार्ट है, उसमें जो बॉडी है, उस बॉडी के एंटीरियर जो पार्ट है, उस एंटीरियर पार्ट पर जो है एक सेंसरी ऑर्गन का विकास हुआ। सेंसरी ऑर्गन बना, एक संवेदी भाग बना और एक पोस्टीरियर रीजन भी यहां पर बनकर के आएगा। एक पोस्टीरियर रीजन भी यहां पर बनकर के आएगा। वो जो सेंसरी ऑर्गन यहां पर बनकर के आया है, वो सेंसरी ऑर्गन ही यहां पर जो है कहलाता है शीर्ष है। मतलब यहां से जो जंतु है, जो ऑर्गन लेवल के जो जंतु हैं, प्लैटिहेल्मिन्थेस, निमेटोहेल्मिन्थेस, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकार्डोमेटा और कॉर्डेटा, इन संघ के जंतुओं में जो है एक मस्तिष्क का विकास होना शुरू हो गया, या कह सकते हो मस्तिष्क कह रहे हो, हेड का विकास शुरू हो गया। यहां पर सिफेलाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, शीर्ष बनना शुरू हो गया। अग्र छोर पर एक संवेदी अंग बना जिसे शीर्ष नाम दिया गया। तो यहां पर जो है एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गन लेवल वाले में अग्रभाग पर संवेदी छोर का विकास हुआ। उस संवेदी छोर को हम लोग हेड के नाम से जानते हैं। उस संवेदी अंग को या छोर को हेड के नाम से जानते हैं। इस तरह से अगर हम कह सकते हैं कि सिफेलाइजेशन की प्रक्रिया किस संघ से प्रारंभ हुई, तो सिफेलाइजेशन की प्रक्रिया प्लैटिहेल्मिन्थेस से प्रारंभ हुई। सीक्वेंस में पढ़ा जाता है इसका, प्लैटिहेल्मिन्थेस से प्रारंभ हुई। फिर एक क्वेश्चन आया चौथा, अगर पार्ट की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम की बात किया जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम उस पर पाया जाएगा जिसमें ऑर्गन पाया जाएगा। फिर यहां पर एक बार हम बात कर लेते हैं स्पंज की। स्पंज में अगर हम लोग बात करें तो स्पंज में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो फिर दिमाग में आता है कि भोजन कैसे करता है, क्योंकि यह तो हेटेरोट्रॉफ से ऑटोट्रॉफ नहीं है। स्पंज में जो डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई ऑर्गन नहीं होता है, बस इसका जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। इसमें डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। तो इसमें कोशिकीय स्तर से, कोशिका जो उसकी सतह होती है उसी के थ्रू जो है ये अपने भोजन को जो है विस्तृत करके भोजन को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा आगे चलते हैं नाइडेरिया वाले में, नाइडेरिया में भी अगर बात करें तो नाइडेरिया में भी हमने कहा कि ऑर्गन लेवल नहीं है, इसका मतलब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है एंडोडर्म स्तर से बना होता है। इनर मेम्ब्रेन जिसको लोग एंडोडर्म कहते हैं,
ये एंडोडर्म यहां पर एक गैस्ट्रोडर्म लेयर में बन जाता है, एक गैस्ट्रोडर्मल लेयर बना लेता है, गैस्ट्रोडर्मल लेयर। ये जो गैस्ट्रोडर्मल लेयर होता है इसको यहां पर हम लोग कहते हैं, यहां पर जो गैस्ट्रोडर्मल लेयर है इसको कहा जाता है जो जिसमें भोजन आकर के जो है कलेक्ट होता है। तो ये गैस्ट्रोडर्मल लेयर यहां पर जो है जो उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जिससे हम लोग का पार्ट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट, सेम उस प्रकार से इसके गैस्ट्रोडर्मल लेयर होता है। इसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कह सकते हैं, इसको जो है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कह सकते हैं। ये जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है, इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के थ्रू अपना डाइजेशन वो करते हैं। मीन्स इसमें जो डाइजेशन होता है नाइडेरिया में वो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के थ्रू जो है होता है, जो गैस्ट्रोडर्मल लेयर का बना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें प्लैटिहेल्मिन्थेस के बाद स्टार्ट करें, यानी कि अगले इसके फाइलम है प्लैटिहेल्मिन्थेस। यहां से लेकर के अगर हम बात करें प्लैटिहेल्मिन्थेस से लेकर के कहां तक, कॉर्डेटा तक, यहां तक जो है, क्योंकि ये आर्गन लेवल के हैं, मतलब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बनना शुरू होता है। हालांकि प्रारंभ में जब बनता है इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स जो होता है तो उसमें जो है जो यहां पर बनने की प्रक्रिया वो थोड़ी स्लो होती है, मतलब कि अविकसित रूप से फिर धीरे धीरे विकसित रूप में कन्वर्ट होता है। तो प्लैटिहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक जो है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होना शुरू कर देता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पर रहता है, जिस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम। अगले आते हैं बॉडी कैविटी पर। नेक्स्ट पार्ट है बॉडी कैविटी, नेक्स्ट है बॉडी कैविटी। देखिए अगर पांचवें पार्ट में बात करें बॉडी कैविटी की, बॉडी कैविटी को देह गुहा को हम लोग सीलोम भी कह सकते हैं, सीलोम। फिर एक क्वेश्चन है सीलोम कहां पर है, तो सीलोम भी याद रखिए कि जहां पर ऑर्गन लेवल के जंतु होंगे, ऑर्गन लेवल के, उन्हीं जंतुओं में सीलोम प्रेजेंट होता है। अब ऑर्गन लेवल कहां से स्टार्ट होता है तो पहले बता चुके हैं, प्लैटिहेल्मिन्थेस से स्टार्ट होता है। ऑर्गन लेवल प्लैटिहेल्मिन्थेस से स्टार्ट होता है, कॉर्डेटा तक चलता है। यानी इसके पहले अगर हम बात करें स्पंज और नाइडेरिया तो उसमें नहीं पाए जाते, सीलोम उसमें एब्सेंट होता है। सीलोम का मतलब क्या होता है इसके दिमाग में आना चाहिए, सीलोम मीन्स होता है, सीलोम मीन्स होता क्या है कि जैसे ये हमारा ये बॉडी है, पूरी बॉडी है, ये एक पोर्शन है पूरी बॉडी का, आगे वेंट्रल है पीछे डॉर्सल। अगर इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, आहार नाल है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो सारे पार्ट्स को निकाल लिया जाए, पूरे पार्ट्स को, तो एक खोखला स्थान बन जाएगा, एक खोखला स्थान बन जाएगा, उसी को कहेंगे सीलोम। वही है देह गुहा। लेकिन यहां पर क्या होता है कि स्टार्टिंग चूंकि अविकसित दशा में जो प्लैटिहेल्मिन्थेस होता है, क्योंकि ये से स्टार्ट हो रहा है बॉडी एनालाइजेशन, लेकिन ये अभी इतना जो है प्लैटिहेल्मिन्थेस जो है ये इतना जो है अविकसित है कि इसमें सीलोम नहीं बनता है, यानी ये एसीलोमेट होते हैं, इसमें देह गुहा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्लैटिन मतलब चपटा, हेल्मिस मतलब कृमि, एक चपटे कृमि, इनका डॉर्सल एंड वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रली जो फ्लैटेंड होता है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, चपटा होता है। जब चपटा है वो तो कहां से उस पार्ट्स में अगर देखा है चपटे पर है तो निश्चित रूप से जो है उसमें जो है बीच में वो कोई कैविटी नहीं है। जब कैविटी बीच में नहीं है इसका मतलब वहां पर सीलोम एब्सेंट है, तो प्लैटिहेल्मिन्थेस सीलोम नहीं पाएगा। दूसरा जो निमेटोहेल्मिन्थेस की बात करें, निमेटोहेल्मिन्थेस में जो सीलोम होता है हेल्मिन्थेस, इसका जो सीलोम होता है, अगर इसके सीलोम की बात किया जाए, इसका सीलोम प्रेजेंट तो होता है, लेकिन इसका जो सीलोम होता है ब्लास्टुला से डेवलपमेंट होता है, यानी डेवलप इन ब्लास्टुला। तो यहां पर यानी ब्लास्टोमियर भी कह सकते हैं, ब्लास्टोमियर। तो यहां पर जो है ब्लास्टोमियर से डेवलपमेंट हो रहा है सीलोम का। अब सीलोम का ब्लास्टोमियर से डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि यहां पर देह गुहा तो बन रहा है, लेकिन वो वास्तविक देह गुहा नहीं, क्योंकि वो मेसोडर्म से नहीं बन रहा है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर सीडोसिलोमेट बनता है, सीडोसिलोमेट बनता है। और इसके बाद जो है एनेलिडा से लेकर के फिर जो है एनेलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक अगर हम बात करें तो यहां पर जो है यूसिलोमेट बनता है, यानी देह गुहा इसमें पूरी तरह से प्रेजेंट होता है। वेंट्रल एंड डॉर्सल साइड के बीच में एक छिद्र होता है, एक खोखला सा स्थान होता है, सीलोम यहां पर प्रेजेंट होता है।
तो ये जो था ये यूसिलोमेटा यहाँ पर यानी यूसिलोम प्रेजेंट होते हैं। ये होते हैं इसके कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक है, अभी इसके और भी पार्ट्स बाकी है। तो ये जो पार्ट्स है ये भी फर्स्ट पार्ट है, अभी हम लोग क्लासिफिकेशन पे ही चल रहे हैं, इसके इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स पर ही है। अभी इसमें बहुत सारे इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो वो जो है उसको हम लोग अगले पार्ट्स में जो है डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।